किसी भी घर की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं होती, न ही उसकी दौलत होती है। घर की असली ताकत होता है उसका मुखिया। अगर घर का मुखिया समझदार है, शांत है, न्यायप्रिय है, तो परिवार में सुख, शांति और तरक्की अपने आप आ जाती है। लेकिन अगर मुखिया गुस्सैल, स्वार्थी या लापरवाह हो जाए, तो वही घर धीरे धीरे तनाव का अड्डा बन जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, घर के मुखिया में कौन से 9 गुण जरूर होने चाहिए और कौन सी गलतियां घर को अंदर से तोड़ देती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई बात आपकी जिंदगी बदल दे। जिम्मेदारी। परिवार की ढाल मुखिया का पहला और सबसे बड़ा गुण है जिम्मेदारी। उसे सिर्फ पैसे कमाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा देने की भी जिम्मेदारी होती है। जब परिवार का कोई सदस्य परेशान हो, तो उसे सबसे पहले मुखिया की ओर ही उम्मीद भरी नजरों से देखना चाहिए। सच्चा मुखिया वही है जो कह सके, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। धैर्य। गुस्से पर नियंत्रण। घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। मतभेद होंगे, गलतफहमियां होंगी, लेकिन हर बात पर गुस्सा करना नेतृत्व नहीं है। धैर्य रखने वाला मुखिया तूफान में भी घर की नाव को डूबने नहीं देता। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं। न्यायप्रियता। सबके लिए समान भाव। घर में पक्षपात सबसे खतरनाक जहर है। अगर मुखिया बेटा बेटी में फर्क करेगा या किसी एक सदस्य को ज्यादा महत्व देगा, तो घर में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। सच्चा मुखिया वही है जो हर सदस्य की बात ध्यान से सुने और न्याय के साथ फैसला करे। सम्मान देना। सम्मान पाना सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से मिलता है। अगर मुखिया अपनी पत्नी, बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान करेगा, तो पूरा परिवार उसे दिल से मान देगा। अपमानित शब्द रिश्तों को अंदर से तोड़ देते हैं। सही निर्णय क्षमता। कठिन समय में ही असली नेतृत्व सामने आता है। जब आर्थिक संकट हो, जब परिवार में मतभेद हो, तब शांत दिमाग से लिया गया निर्णय घर को संभाल लेता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला कई बार रिश्ते और भविष्य दोनों खराब कर देता है। ईमानदारी। विश्वास की नींव। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर बनना मुश्किल होता है। मुखिया अगर सच्चा और पारदर्शी रहेगा, तो पूरा परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। झूठ से सिर्फ अस्थायी शांति मिलती है, लेकिन सच्चाई से स्थायी विश्वास। त्याग की भावना। सच्चा मुखिया पहले खुद के बारे में नहीं सोचता। वह अपने आराम, अपनी इच्छाओं से पहले परिवार की जरूरतों को रखता है। यही त्याग घर को परिवार बनाता है। संवाद। रिश्तों की जान चुप्पी कई बार रिश्तों को खत्म कर देती है। अगर कोई बात गलत लगे, तो बैठकर समझाइए। खुला संवाद गलतफहमियों को खत्म कर देता है। संस्कार और आध्यात्मिकता। जिस घर में संस्कार होते हैं, वह घर कभी बिखरता नहीं। भगवान का नाम, बड़ों का सम्मान, सच्चाई और मर्यादा, ये वो चीजें हैं जो पीढ़ियों तक परिवार को जोड़े रखती है। क्या ना करें? बहुत जरूरी हिस्सा। हर छोटी बात पर चिल्लाना, बच्चों की तुलना दूसरों से करना, पत्नी या परिवार का अपमान करना, घर की निजी बात बाहर फैलाना, नशे की आदत, अहंकार में आकर निर्णय लेना। याद रखिए, अहंकार घर तोड़ता है और विनम्रता घर जोड़ती है। घर चार दीवारों का नाम नहीं होता। घर वो जगह है जहां इंसान थक कर भी मुस्कुरा सके। लेकिन सवाल ये है, घर को घर बनाता कौन है? घर का मुखिया, वो इंसान जिसके कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी होती हैं। एक बूढ़ी मां अपने कांपते हाथों से दिया जलाती है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही दुआ होती है, भगवान मेरे घर का दीपक बुझने मत देना। और वहीं खड़ा होता है घर का मुखिया, जिसे कोई नहीं पूछता कि वो कितना थका है, कितना टूटा है, या अंदर से कितना अकेला है। मुखिया वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश देता है। मुखिया वो होता है जो गुस्से में भी मर्यादा न खोए, जो गरीबी में भी संस्कार न छोड़े, जो खुद रोकर भी अपने परिवार को हंसाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा वही नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वो है जो सबसे पहले त्याग करना जाने। घर के मुखिया में ये 9 गुण होने चाहिए। एक, धैर्य, क्योंकि परिवार गलती करेगा। 2, संयम, क्योंकि गुस्सा घर तोड़ देता है।
3 न्याय, क्योंकि पक्षपात रिश्ते मार देता है। 4 करुणा, क्योंकि कठोरता डर पैदा करती है। 5 परिश्रम, क्योंकि आलस्य भूख लाता है। 6 संस्कार, क्योंकि बच्चे शब्द नहीं आचरण सीखते हैं। 7 साहस, क्योंकि मुश्किलें इम्तहान लेती हैं। 8 त्याग, क्योंकि मुखिया पहले देता है बाद में पाता है। 9 दृष्टि, क्योंकि आज नहीं कल भी देखना होता है। जब ये 9 गुण घर के मुखिया में होते हैं तब घर में लक्ष्मी भी ठहरती है, शांति भी और संस्कार भी। याद रखिए, घर का मुखिया मजबूत नहीं होता, वो जिम्मेदार होता है, और जो जिम्मेदारी निभा ले वही सच्चा मुखिया कहलाता है। अगर आपको लगता है ये बातें हर घर तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही मुखिया पूरी पीढ़ी सुधार देता है। बहू होना सिर्फ एक घर में आना नहीं होता, बहू होना 2 पीढ़ियों के बीच एक पुल बनना होता है। सास ससुर, वो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को खड़ा करने में लगा दिया, आज जब उनकी उम्र सहारे की मांग करती है तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। बहू सास ससुर की इज्जत कैसे करे? शब्दों में नम्रता रखें, कभी कभी एक मीठा जी सालों की दूरी मिटा देता है। उनकी बात पूरी सुने, सही हो या गलत, पहले सुनना सम्मान की पहली सीढ़ी है। उनकी आदतों का मजाक न उड़ाए, जो आज आदत है वो कल याद बन जाती है। उनकी उम्र का सम्मान करें, अनुभव उम्र से नहीं समय से बनता है। मतभेद में भी मर्यादा न छोड़े, बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते बचाना। उनकी सेवा को बोझ न समझे, आज जो सेवा कर रहे हैं कल वही संस्कार आपके बच्चों में दिखेंगे। उनके सामने पति का सम्मान रखे, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं वहां माता पिता भी सुरक्षित महसूस करते हैं। याद रखिए, सास ससुर सिर्फ रिश्ते नहीं घर की जड़ होते हैं। जिस बहू के व्यवहार में संयम, सम्मान और करुणा होती है वही बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है। मेहनत एक किराया है जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए देना ही पड़ता है, लेकिन बुद्धि वह निवेश है जो आपको इस दुनिया का मालिक बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी गणनाओं, कैलकुलेशंस से ऊपर रखता है, वह अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर धूल फेंकता है। याद रखें, शेर जंगल का राजा अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी रणनीति और सही समय पर वार करने की कला की वजह से है। हाथी उससे कहीं ज्यादा बलवान और मेहनती है, लेकिन वह फिर भी किसी और के इशारे मनुष्य सदियों से एक भ्रम में जीता आया है। वह मानता है कि जितनी अधिक मेहनत करेगा उतना अधिक धन आएगा। यह भ्रम इतना गहरा है कि इसे प्रश्न करने का साहस भी बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास गवाह है, सबसे अधिक पसीना बहाने वाले लोग सबसे अमीर नहीं होते। मेहनत बनाम व्यवस्था खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान महल में रहने वाले राजा से अधिक श्रम करता है, फिर भी धन राजा के पास होता है। यहां पहली सच्चाई प्रकट होती है, मेहनत और धन का संबंध सीधा नहीं है। यदि केवल मेहनत से धन आता तो दुनिया का हर मजदूर सम्राट होता, हर कुल्ली के पास खजाना होता और हर सैनिक स्वर्ण में डूबा होता। पर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। धन उस व्यक्ति के पास जाता है जो मेहनत नहीं, व्यवस्था को समझता है, जो हाथों से नहीं मस्तिष्क से श्रम कराता है। मेहनत शक्ति है, पर शक्ति बिना दिशा के विनाशक होती है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर अपने श्रम में इतना डूब जाता है कि वह यह देख ही नहीं पाता कि उसका श्रम किसके लिए फल दे रहा है। मूल्य और निर्णय का महत्व धन वहां पैदा होता है जहां मूल्य पैदा किया जाता है, और मूल्य केवल श्रम से नहीं, समझ से जन्म लेता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, दूसरा व्यक्ति कुएं के स्थान का चुनाव करता है। पसीना पहले का बहता है, लाभ दूसरे का होता है। क्या यह अन्याय नहीं है? यह नियम है। धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वह स्वयं को बेचता है, जो व्यक्ति योजना बनाता है वह दूसरों की मेहनत खरीदता है। यही अंतर राजा और सेवक में होता है। सेवक सोचता है आज कितना काम करना है, राजा सोचता है किससे काम करवाना है और कब रुक जाना है। सोच और सत्ता मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का सबसे सफल हथियार होती है।
उन्हें इतना थका दिया जाता है कि वे सोच ही ना सकें। सोच खतरनाक होती है, क्योंकि सोच प्रश्न पैदा करती है और प्रश्न व्यवस्था को हिलाते हैं। इसीलिए समाज मेहनत की पूजा करता है, पर बुद्धि से डरता है। धन वहां नहीं जाता जहां सबसे ज्यादा श्रम हो। धन वहां जाता है जहां निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है, पर निर्णय ना लेने वाला हमेशा गरीब रहता है। जो केवल मेहनत करता है वह समय बेचता है, और समय की कीमत सीमित होती है। जो व्यवस्था बनाता है वह समय को नियंत्रित करता है, और समय पर कोई सीमा नहीं।